वेलकम अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लास नंबर 28 बायोलॉजी की, जिसमें आज का टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब पौधों में पोषण। जैसा कि आपने मनुष्य में देखा था, ह्यूमंस में देखा था कि हमने पोषण न्यूट्रिशन ये मतलब अपने लिए, मनुष्य के लिए, मानव के लिए पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, हमें फैट्स की जरूरत होती है, हमें वाटर मिनरल्स की जरूरत होती है, और उन सबका कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में कार्य होता है, काम होता है। ठीक है। सेम टू सेम जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो भी तो छोटे से बड़े होते हैं। उनमें भी सीड का डेवलपमेंट होता है, बीज बनता है, उनमें भी ग्रोथ होती है, उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है। तो उनके लिए भी न्यूट्रिशन की जरूरत तो होती होगी, है कि नहीं? न्यूट्रिशन मतलब जो ये वर्ड है न्यूट्रिशन, ये वर्ड पोषण, जिसे हम हिंदी में पोषण कहते हैं, ये बना है, इसे थोड़ा सा खोल दीजिए, न्यूट्रिएंट शब्द से। किससे बना है? न्यूट्रिएंट शब्द से। ये न्यूट्रिएंट मतलब पोषक, पोषक तत्व, जैसे हम बोल देते हैं न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं, इससे बना है ये पोषण। ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम अपने एनवायरमेंट से, अपनी सराउंडिंग से लेते हैं, या तो एनर्जी की कमी, एनर्जी के लिए, ऊर्जा लेने के लिए, या फिर क्या करने के लिए कि जो हमारे कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है बॉडी में, जो कुछ हमारी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए। जैसे प्रोटीन का निर्माण, सेल वॉल का निर्माण, प्लांट्स के लिए बता रहा हूं, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण, और भी बहुत सारे, सीड का, लीफ का, क्लोरोफिल वगैरह का। तो इन सब के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो मोटे तौर पे जब हमने देखा कि भाई कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स को अधिक आवश्यकता होती है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स को अधिक आवश्यकता होती है, तो हमने दो हिसाब से देखा कि एक तो ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स को ज्यादा मात्रा में चाहिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमने उन्हें कहा मैक्रो न्यूट्रिएंट। हमने उन्हें क्या कहा? मैक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब जिनकी अधिक मात्रा में जरूरत होती है, अधिक मात्रा में जरूरत होती है। ठीक है। इनकी कुल संख्या थी 9। जिनकी अधिक मात्रा में जो जरूरत होती है, इनकी कुल संख्या कितनी है? 9। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है। 1 2 3 3 6, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। ठीक है। CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, K4, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सल्फर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 है, ये न्यूट्रिएंट प्लांट्स को अधिक मात्रा में चाहिए। किसका क्या कार्य होता है, धीरे धीरे हम इसको भी पढ़ेंगे। दूसरे रह जाते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरे क्या रह जाते हैं हमारे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या अल्प पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व मतलब जिनकी, जो प्लांट्स होते हैं, उनको कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, और प्लांट्स को किसमें चाहिए? कम मात्रा में चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हो गया आपका फेरस मतलब आयरन, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर। कोबाल्ट की जरूरत होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। आयरन वो नॉन इसेंशियल में आ जाता है। आयरन, जिंक, कॉपर, निकेल, मैंगनीज, बोरोन, मॉलिब्डेनम। ठीक है। मैक्रो ये 9 हो गए, और 8 कैसे हो गए हमारे? माइक्रो। आयरन, जिंक, कॉपर, निकेल, मैंगनीज, बोरोन और मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन, और क्लोरीन। ये 8 कैसे हो गए? पोषक तत्व जो कम मात्रा में चाहिए होते। तो 9 हो गए। जो ज्यादा, तो उसमें तो कोई याद करने की कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। CHO हो जाएगा भाई, NPK खाद भी चाहिए होता है, और मैग्नीशियम, कैल्शियम तो होते ही साथ चलते हैं, और बची सल्फर। और इसमें कैसे याद कर लोगे कि आयरन, जिंक और कॉपर इनकी रिएक्टिविटी में आसपास होते हैं ना, जहां क्रिया रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है, आयरन, जिंक और कॉपर। उसके बाद में याद कर लोगे निकेल, मैंगनीज, बोरोन, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन।
तो ये कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनकी पेड़ पौधों को आवश्यकता होती है। इसके अलावा इन्हीं पोषक तत्वों में हमने इनको दो भागों में और बांटा कि कौन से तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसेंशियल, जिसके बिना पेड़ की वृद्धि रुक जाएगी या पेड़ बना नहीं पाता है, मतलब जो पेड़ पौधे वो अपने अंदर नहीं बना पाते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन इसेंशियल, जिन्हें पेड़ पौधे कुछ मात्रा में बना पाते हैं। ठीक है, तो इसेंशियल नॉन इसेंशियल इसी में से हमने बांट दिए। आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानते हैं कि किसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले आपको पता है जो कार्बन होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्लांट के अंदर जाता है और इससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है इससे, ग्लूकोज, या क्या कह सकते हो, फूड बनता है। प्लांट्स फूड जो प्रिपेयर करते हैं तो किसकी मदद से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। उसके अलावा आप जानते हो जो ऑक्सीजन होती है ये किसमें यूज होती है, श्वसन। भाई प्लांट्स को भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एक बच्चे ने पूछा कि सर प्लांट्स क्या ऑक्सीजन लेते हैं, बच्चे प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो रेस्पिरेशन करते होंगे। ठीक है, एक बाकी जो आपका हाइड्रोजन वगैरह है ये किसमें काम आ जाते हैं, और जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, जिसे क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एक तो साइटोप्लाज्म आ जाता है आपका, और एक न्यूक्लियो प्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस के अंदर की जो चीजें हो जाती हैं। CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, प्लांट के अंदर किस किस रूप में काम आते हैं, रेस्पिरेशन में काम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बनता है, सेल वॉल बनती है, कोशिका भित्ति वगैरह बनती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, क्योंकि जो सेल्यूलोज वगैरह होता है जिसकी प्लांट्स में सेल वॉल, जो सेल्यूलोज होता है उसमें भी तो हाइड्रोजन पाया जाता है, पाया जाता नहीं पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर का जो द्रव होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के हमने क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो ये ग्लूकोज खाना बनाने के, रेस्पिरेशन के, सेल वॉल बनाने के, प्रोटोप्लाज्म बनाने के, ये सब बनाने में कौन कौन कार्य काम आता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, लिख लेना है इसको, लिखते हुए चलना पेन एंड कॉपी लेकर। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, फूड, रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्म वगैरह बनाने के काम कौन आता है, और बाकी ये तो बेस ही होता है पूरे प्लांट का। पूरे प्लांट का बेस क्या होता है, यही तो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लिविंग एलिमेंट, लिविंग जितनी भी ऑर्गेनिज्म उनका तो बेस यही है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका फास्फोरस, सेकंड आ जाता है नाइट्रोजन, कर लीजिए सेकंड क्या आ जाता है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपको पता है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के लिए। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है, प्रोटीन बनाने के लिए। और ये कहां पाई जाती है, न्यूक्लिक एसिड्स, और कहां पाई जाती है, प्लांट्स में न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए में। कहां पाई जाती है, न्यूक्लिक अम्ल में, अम्लों में पाई जाती है, डीएनए आरएनए में। अगर इसकी कमी हो जाए, अगर इसकी क्या हो जाए, कमी, अगर नाइट्रोजन की कमी, तो ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टॉप्स, या प्लांट्स में जो वृद्धि होगी वो रुक जाएगी, जो पेड़ पौधे होंगे उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और अगर ये ज्यादा होगी प्लांट्स में, नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा, एक्सेस हो गई, क्या अगर कमी हो गई तो ग्रोथ रुक जाएगी। क्योंकि ग्रोथ कैसे होती है, जब नए सेल बनेंगे, नए सेल बनते रहेंगे तभी तो ग्रोथ होती है, तभी तो प्लांट छोटे से बड़ा होता जाता है। और आपको पता है नए सेल किसकी मदद से बनते हैं, प्रोटीन, भाई प्रोटीन की मदद से तो बनते हैं, मैंने कितनी बार बताया है। तो जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन ही नहीं होगी, प्रोटीन नहीं होंगे, तो ग्रोथ तो अपने आप रुक जाएगी, दिमाग की बात है। और अगर ज्यादा हो जाएगी तो फ्लावरिंग लेट होगी। फ्लावरिंग कैसी होगी, लेट, कहने का मतलब फूल जो होंगे वो विलंब से आएंगे, या फूलों को आने में समय लगेगा। ठीक है, पेड़ पौधों पर फूल आने में क्या लगेगा, समय। अगर नाइट्रोजन ज्यादा है, कम है, वृद्धि रुक जाएगी। न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पौधों में नाइट्रोजन की अति आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की अति आवश्यकता होती है। चलिए गुड, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाता है फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्या आ जाता है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। ठीक है, जो फॉस्फोरस है ये एक तो न्यूक्लिक एसिड्स में पाया जाता है, जो डीएनए आरएनए होता है उनकी बाइंडिंग फॉस्फोरस होता है ना उसमें, बेस फॉस्फोरस एक तो कहां पाया जाता है,
न्यूक्लिक एसिड्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में, डीएनए आरएनए में, डीएनए व आरएनए में, मतलब न्यूक्लिक अम्लों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्लों में, डीएनए और आरएनए में। ठीक है। दूसरी बात, इसका जो मेन मुख्य काम होता है वो मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट्स, मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट्स और क्रॉप्स। ठीक है। फल व फसलों को, फल व फसलों की परिपक्वता की परिपक्वता हेतु, परिपक्वता मतलब मेच्योर करता है, फ्रूट्स को मेच्योर करता है, बाइंड करता है उन्हें, और जो फसल वगैरह होती है उन्हें भी मेच्योर करता है, पकाते समय मतलब पकाने की स्टेज पर लेके आता है। न्यूक्लिक एसिड्स में सुगर फॉस्फेट का बेस होता है। ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स में पाया जाता है फास्फोरस, और मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट्स और क्रॉप्स के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। तो फास्फोरस का ये सब चीजें आसान है, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए आरएनए में सुगर फॉस्फेट का बेस होता है, तो आराम से ये पाया जाता होगा फास्फोरस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चौथा, पोटेशियम। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है? फोर्थ वन, पोटेशियम। पोटेशियम के, पोटेशियम को किससे दिखाते हैं? के फॉर कैलियम। ठीक है। तो अगर पोटेशियम नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, मतलब होता तो नाइट्रोजन की उससे है, लेकिन पोटेशियम भी उसमें हेल्प करता है। तो क्या कहेंगे हम लोग? दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, जितनी भी इससे हो पाते। कहने का मतलब कि नाइट्रोजन ऐसा नहीं है, देखो एक चीज इसमें ध्यान देना कि कोई एलिमेंट खुद से सारे काम कर रहा है या एक स्पेशल काम के लिए जिम्मेदार है। स्पेशल काम के साथ साथ वो बाकी के साथ कोऑर्डिनेशन भी करता है, बाकी के साथ समन्वय करके भी काम करता है। ठीक है। और अगर इसकी लैक हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है, तो पौधों में एक बीमारी होती है, इसका नाम होता है ब्लाइट, अंगमारी रोग। अंगमारी रोग, पत्तियां छोटी मोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, धब्बे पड़ जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? अंगमारी रोग, ब्लाइट डिसीज। पौधों में ब्लाइट डिसीज जो होती है वो पोटेशियम की कमी के कारण हो जाती है। वैसे भी आपको एक चीज ध्यान देने वाली होनी चाहिए कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये खाद हम अपने खेतों में लगाते हैं। इनको क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल न्यूट्रिएंट, मतलब क्रांतिक पोषक तत्व। क्रांतिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी कमी जनरली मिट्टी में पाई जाती है, सॉइल में पाई जाती है, और ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, इन सब के लिए जरूरी है। कहने का मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, इसलिए एनपीके वाला जो खाद है उसे क्रिटिकल खाद भी बोला जाता है, और ये पेड़ पौधों में लगाना जरूरी होता है अगर आपको सही वृद्धि, ग्रोथ चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सल्फर। नेक्स्ट क्या आ जाती है? सल्फर, सल्फर। ठीक है। ये भी वही प्रोटीन एंड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटीन एंड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटीन एंड जीव द्रव्य बनाने में, प्रोटीन व जीव द्रव्य बनाने में। दूसरी बात, जड़ व फल, जड़ व फल विकास में, मतलब रूट डेवलप होती है, रूट एंड फ्रूट डेवलपमेंट, रूट एंड फ्रूट डेवलपमेंट, जड़ और फल के विकास में सहायता देती है। और जो दलहनी फसलें होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस या पल्स क्रॉप होती हैं, उनकी रूट्स में ट्यूबर बनाने के काम आती है। क्या बनाने के काम आती है? ट्यूबर। जो दलहनी पौधे होते हैं, दिख रहा है नीचे गया था, जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जो जड़ होती है उनमें गांठें बनाती हैं। क्या बनाती है? गांठें। और इन्हीं गांठों के ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन का क्या करता है बच्चा? फिक्सेशन करता है। समझ में आ रहा है ना? लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो जड़ होती है, गांठें, उसमें गांठें बनाता है जिसमें राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है। रूट्स और फ्रूट डेवलपमेंट में सहायता देता है, और जड़ व फल विकास में प्रोटीन एंड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटीन और जीव द्रव्य बनाने में भी सहायता देता है। ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए
अगर सल्फर की क्या हो जाए, कमी, तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फल नहीं बनते। पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पीली, लीफ हो जाती हैं येलो और फल नहीं बनते, फ्रूट्स नहीं आते। ठीक है, फ्रूट्स नहीं आते। चलिए गुड, तो इनको आप एक बार याद कीजिएगा, कभी कभी पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कैल्शियम। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, कैल्शियम, Ca। कंडक्शन वगैरह में तो हेल्प करता ही है, साथ साथ जो डीएनए आरएनए होते हैं, डीएनए वे आरएनए को प्रोटीन के साथ बांधता है, प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है, प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, इट बाइंड्स डीएनए एंड आरएनए विद प्रोटीन। सेकंड चीज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बनाने में सहायक, क्रोमोसोम बनाने में, कहने का मतलब कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों को बनाने में, इसको बनाने में, गुणसूत्रों को बनाने में, डीएनए और आरएनए को प्रोटीन के साथ बाइंड करने में, पेड़ पौधों में गुणसूत्र बनाने में, क्रोमोसोम में फैट संश्लेषण, फैट सिंथेसिस, वसा संश्लेषण करता है, वसा संश्लेषण। इसके अलावा भाई कंडक्शन के तो हमेशा ही काम आएगा, एक जगह से चीजों को दूसरी जगह ले जाने के लिए तो हमेशा ही काम आएगा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड्स का कंडक्शन कराता है फ्लोएम वगैरह के थ्रू। क्या कराता है, कंडक्शन। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वे अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल इनका संचरण कराता है फ्लोएम आदि के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है, और अगर कैल्शियम ना हो तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो एक तो बीज नहीं बनते, बीज नहीं बन पाते इसकी कमी से, और जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह होती हैं वो सही से काम नहीं करती, मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती। तो कहने का मतलब बीज बनाने के लिए और क्लोरोप्लास्ट जो होती हैं, हरित लवक, वो सही से काम करें, उसके लिए आपको कैल्शियम पौधों को सप्लाई करना जरूरी होता है। हालांकि अधिकतम ये मिट्टी से मिल जाता है। कैल्शियम, बीज नहीं बनते, क्लोरोप्लास्ट सही से काम नहीं करती, डीएनए आरएनए को प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र बनाने में, फैट सिंथेसिस में, और कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड, कार्बो और अमीनो अम्लों के संचरण में कार्य करता है कैल्शियम। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका मैग्नीशियम। तो ये तो क्लोरोफिल जो होती है, क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम होता है, क्लोरोफिल के सेंटर में पाया जाता है। क्लोरोफिल के किसमें पाया जाता है, सेंटर में। जो क्लोरोफिल होती है जो प्रकाश को पकड़ती है, प्रकाश को कैच करती है, उसके केंद्र में क्या पाया जाता है आपका, मैग्नीशियम। तो फोटोसिंथेसिस में तो काम करेगी ही, और अगर इसकी कमी हो जाए प्लांट ग्रोथ नहीं करते, और एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं क्लोरोसिस, इसमें जो हरा रंग होता है वो चला जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का मेन काम होता है जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपनी हायर स्टेज में चली जाती है, और वहीं से जब वापस लौटती है तो उस एनर्जी को प्लांट्स को दे देती है, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो ऑक्सीजन और NADPH वगैरह में टूट जाता है, और यहीं से फिर फोटोसिंथेसिस की जो कड़ियां होती हैं या फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो शुरू सही से हो जाती है। तो सनलाइट सूर्य के प्रकाश को कैच करता है, क्लोरोफिल के सेंटर में पाया जाता है, ना हो या कम हो तो कौन सी बीमारी हो जाती है, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस नाम क्लोरोफिल सा लगेगा, कहने का मतलब कि क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, जो हरा कलर होता है वो चला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है Fe माने आयरन, लोहा। ठीक है, फेरस, लोहा। तो ये रेस्पिरेशन, श्वसन, जो पेड़ पौधों में श्वसन होता है ना, प्लांट्स में जो श्वसन होता है वहां पर बहुत हेल्प करता है। साथ साथ जीव द्रव्य में भी, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में भी ये पाया जाता है आयरन, वरना श्वसन रेस्पिरेशन में तो हेल्प
करता ही है। नेक्स्ट आ जाता है मैंगनीज। नेक्स्ट क्या आ जाता है? मैंगनीज। मैंगनीज मैंगनीज का जो कार्य होता है ये क्लोरोफिल में हेल्प करता है। मतलब क्लोरोफिल जब बन रही होती है तो उसको बनाने में हेल्प करता है, क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है। और जो नाइट्राइट होता है NO2 उसे नाइट्रेट में बदलता है, NO3 में। जो नाइट्राइट होता है ना, नाइट्राइट, नाइट्रोजन का कंपाउंड, इसे किस में बदल देता है? नाइट्रेट में बदल देता है, NO3 में बदल देता है। ठीक है, चलिए। प्लांट्स के रेस्पिरेशन में लोहा जीव द्रव्य में भी और मैंगनीज क्लोरोफिल में पाया जाता है। और नाइट्राइट को किस में बदल देता है? नाइट्रेट्स में। नाइट्राइट वो फॉर्म है जो प्लांट्स मतलब नाइट्रोजन को बदल के अपने अंदर लेते हैं। वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, नाइट्रोजन किस में बदल जाती है? नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में। और इस रूप में प्लांट्स के अंदर चली जाती है। और अगर इसकी कमी हो जाए मैंगनीज की, तो जो लीफ होती है ना, पत्तियां, वो ब्राउन कलर की हो जाएंगी। पत्तियां किस रंग की हो जाएंगी? ब्राउन रंग की। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है कॉपर। नेक्स्ट क्या आ जाता है? कॉपर। तो कॉपर वही है एंजाइम्स में और रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जो होती है प्लांट्स के अंदर, एंजाइम्स और रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज। रेस्पिरेटरी यार ये बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, एंजाइम बनाने में बहुत ही कम मात्रा में। और जो श्वसन प्रक्रियाएं होती हैं, श्वसन प्रक्रियाओं में भी कॉपर का योगदान होता है। इनको एक बार लिखिएगा और फिर इनको पढ़िएगा। तो इसमें इंटरेस्ट भी कुछ ऐसा नहीं है, ये तो सिंपल समझने की चीजें हैं कि जब प्लांट्स ग्रोथ करेंगे तो प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए कौन कौन से तत्वों की जरूरत होती है, किसका थोड़ा मोटा क्या काम होता है। जिंक, तो जिंक में तो आपको पता है धान में खैरा रोग हो जाता है, तो ये इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड IAA एक हार्मोन होता है प्लांट में, उस हार्मोन को बनाने में हेल्प करता है जिंक, इंडोल एसिडिक एसिड। इसमें क्या होता है? फ्रूट का विकास नहीं हो पाता, वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां छोटी होती है। एक तो ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, फल का विकास भी नहीं होता और पत्तियां क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती है। पत्तियां क्या हो जाती है? छोटी। फल का भी विकास नहीं होता, फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होता, ग्रोथ रुक जाती है, फल का डेवलपमेंट नहीं होता, पत्तियां छोटी हो जाती है। और इसकी कमी से ही धान में खैरा रोग होता है, जिसमें पत्तियां आपस में मुड़ जाती हैं जिंक की कमी से। तो समय पे टाइम टू टाइम जिंक को भी जमीन में मतलब अपने खेतों में डाल देना चाहिए। अब मतलब खेत कितना बड़ा है उसके हिसाब से किसी डॉक्टर या वैज्ञानिक वगैरह से पूछ के, या जो खाद भंडार होते हैं उनसे पूछ के। नेक्स्ट आ जाता है बोरोन। नेक्स्ट क्या आ जाता है? बोरॉन। बोरॉन, तो बोरॉन का काम होता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग वाले, फ्लावरिंग में कार्बोहाइड्रेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट में इसकी हेल्प होती है। जो बोरोन होता है, ये जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? बोरोन। और अगर ये ना हो तो जो प्लांट्स है, जो प्लांट्स के ऊपर की ये शूट निकली होती है जो वृद्धि करती है, शूट बोलते हैं जिसे, कलियां बोलते हैं, तो इससे जो शूट टिप होती है, शूट टिप, रूट मतलब नीचे और शूट मतलब सबसे ऊपर वाली, शूट टिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बोरोन की कमी से। शूट टिप क्या होती है? नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जब शूट ही नहीं होगा तो प्लांट्स वृद्धि कैसे करेंगे? जब शूट ही नहीं होंगे प्लांट्स वृद्धि कैसे करेंगे? समझ रहे हैं ना? और नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा मोलिब्डेनम और उसके बाद में क्लोरीन। नेक्स्ट आ जाता है मोलिब्डेनम। ठीक है, मोलिब्डेनम का काम होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, नाइट्रोजन उपाचय में सहायता। मतलब नाइट्रोजन से नाइट्राइट कैसे बने, पेड़ पौधे उसका इस्तेमाल कैसे करें, तो उसमें एक एंजाइम वाली भूमिका निभाने का काम कौन करता है? मोलिब्डेनम। और एक को कर लीजिए क्लोरीन। क्लोरीन जो पेड़ पौधों का स्टोमेटा होता है, जो पत्तियों में पाया जाता है,
जिससे गैस का एक्सचेंज होता है, पानी का एक्सचेंज होता है। तो स्टोमेटा के ओपन और क्लोज में, स्टोमेटा के ओपन और क्लोज में क्या करता है, ये हेल्प करता है। कौन? क्लोरीन। ठीक है, ऑटोमेटा के, स्टोमेटा के ओपन और क्लोज करने में। ठीक है, बोरोन फ्लोवरिंग प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट को एक जगह से दूसरी जगह, शूट टिप डिस्ट्रॉय हो जाती है इसकी कमी से। मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन उपाच्य में, इसमें एक बीमारी होती है व्हाइट विप टेल करके कुछ, फूल गोभी और पत्ता गोभी में। ठीक है, और क्लोरीन स्टोमेटा के ओपन और क्लोज करने में। चलिए, और यहाँ पे जो क्लोरीन होती है ना, वो गैस के रूप में चाहिए, क्लोराइड आयन की जरूरत होती है। इसमें ज्यादातर किसके रूप में जरूरत होती है? आयंस के रूप में, क्योंकि जो भी एंजाइम की फंक्शन होता है वो तो आयंस के रूप में ही वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, एक सेकंड में इसको मार्कर को भर लूं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वगैरह थे जिनकी जरूरत प्लांट्स को होती है। समझ रहे हैं आप? जिनकी जरूरत प्लांट्स को होती है। अब आगे बात करेंगे न्यूट्रिशन कैसे कैसे प्लांट्स में होता है। ठीक, तो देखिए, जो पोषण होता है ना, न्यूट्रिशन, पोषण, ये दो तरीके से होता है। एक तो स्वयं, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ट्रॉफिक माने होता है पोषण, न्यूट्रिशन, और ऑटो माने स्वयं, मतलब स्वयं पोषण। स्वयं पोषण मतलब सेल्फ फूड प्रिपरेशन, सेल्फ फूड बनाना, अपना खाना खुद बनाना। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक कौन काम करते हैं? जैसे ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे, या किसी अन्य कलर के पौधे, या जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं कुछ जो खाना खुद बनाते हैं ऐसे, या जो एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं जिसे। तो ये कैसा खाना खाते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इस क्लोरोफिल की मदद से वो सूर्य की रोशनी में डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब ये खाना सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसे हम बाद में देखेंगे। दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो माने दूसरों पे, डिपेंड ऑन अदर्स, इसको क्या बोलते हैं? परपोषण। ये जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं अदर्स पे। दूसरा कोई खाना बनाएगा, हम उससे लेकर खाना खाएंगे। फॉर एग्जांपल एनिमल्स हो गए, या ह्यूमंस, मानव भी तो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। गेहूं ने अपना खाना बनाया, गेहूं का बीज, हमने उससे खाना खाया, रोटियां बनाई, चावल। तो कहने का मतलब हेटेरो मतलब पर, दूसरों पे डिपेंड, और ऑटो मतलब सेल्फ पे डिपेंड। ये जो ऑटो वाला तरीका होता है, ये जो ऑटो वाला तरीका होता है, ये भी दो तरीके से होता है। ठीक है, एक तो होता है लाइट, सनलाइट में, इसकी मदद से होता है ये सनलाइट में, सूर्य प्रकाश में, सूरज के प्रकाश में, सनलाइट में, सूर्य प्रकाश में। ठीक है, अगर ये सूर्य प्रकाश में होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटो माने लाइट, और सिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगर ये किसकी रोशनी में होता है? सूर्य की में। बाकी कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं जो किसकी मदद से खाना बना देते हैं? अपने अंदर रसायनों की मदद से। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल सिंथेसिस। ठीक है, या कीमोट्रॉफिक। फोटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेसिस केमिकल से होता है, रासायनिक से। कीमोट्रॉफिक या केमिकल से ही खाना अपना बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब समझ गया, ऑटो माने खुद, सेल्फ, फोटो से या तो लाइट से, फोटोसिंथेसिस, या केमिकल की मदद से। ठीक है, चलिए अब आ जाता है दूसरा वाला, जो ये हेटेरोट्रॉफिक वाला था। हेटेरोट्रॉफिक, तो जो हेटेरोट्रॉफिक वाला था, ये भी कई टाइप का होता है। हेटेरोट्रॉफिक परपोषण जो था, जब हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इसमें किस किस पे होता है? तो एक तो होता है आपका होलोजोइक। कौन सा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होते हैं? बाहर से खाना लेते हैं, बाहर से मतलब पदार्थ लेते हैं, सब्सटेंस लेते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, और ये जो सब्सटेंस लेते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं? कॉम्प्लेक्स, ये जटिल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, और इसको हम डाइजेस्ट, पाचन करके सिंपल फूड में बदलते हैं, और तब हम उसका यूटिलाइज करते हैं। होलोजोइक। एक होता है पैरासाइटिक। क्या होता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन।
पैरासाइटिक में क्या होता है, जैसे अमरबेल का तो आपने नाम सुना होगा, अमरबेल कह लो या कसकटा कह लो, अमरबेल कह लो या तो आप इसे क्या कह लो, कसकटा कहते हैं ना, कसकटा बोलते हैं ना, अमरबेल कसकटा। तो जो अमरबेल होती है आपने देखा होगा, एक पौधा है हरा भरा, ठीक है, उस हरे भरे पौधे के ऊपर ये बेल में फैल जाएगी और वो जो खाना बनाएगा, वो जो सारे काम करेगा, मिनरल्स वाटर जो कुछ भी लेगा उससे खुद लेती रहेगी, मतलब खुद अपना खाना प्रिपेयर नहीं करेगी, और जिस प्लांट पे रहती है उसको ये क्या बना लेगी, होस्ट बना लेगी, अपना मेजबान बना लेगी, और उसके सारे पोषक तत्वों को धीरे धीरे लेती रहेगी, ठीक है, उसके पोषक तत्वों को लेती रहेगी अमरबेल, और वो पौधा कुछ दिनों बाद सूख जाएगा। जैसे कि मच्छर भी हमसे खून चूस लेता है ना, डायरेक्ट बना बनाया भोजन मिल जाता है। इसी तरह पैरासाइटिक वाला अमरबेल, कसकटा, कई सारे इसके और भी, जैसे रफलेसिया नाम का जो फ्लावर होता है उसमें भी कौन सा न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। मानव में कौन सा होता है, होलोजोइक, हमें कौन सा होता था, होलोजोइक, क्योंकि बाहर से हम कॉम्प्लेक्स फूड लेके उसे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करके सिंपल में बदलते हैं और तब उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। होलोजोइक हो गया, पैरासाइटिक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है सेप्रोफाइटिक। नेक्स्ट क्या आ जाता है न्यूट्रिशन का टाइप, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक में जो डेड होता है, डेड मटेरियल होता है, मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर होते हैं या पौधों के होते हैं, तो जो मृत जीव होते हैं, मृत जीवों की बॉडी से भोजन लेना, इस काम को करती है कुछ फंगस। इस काम को कौन करती है, फंगस। आपने देखा होगा एक पौधा है, पौधे का तना है और पौधे के तने में बारिश की वजह से कुछ वो बाहर की जो उसकी बाहर है वो एकदम डेड हो गई है, तो वहां पे फंगस उगाती है ना, तो फंगस में क्या होता है, डेड मटेरियल से लेते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये क्वेश्चन आते हैं इसमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लें। नेक्स्ट आ जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक का मतलब समझना, देखो सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक ऐसी दोस्ती जिसमें दोनों का बेनिफिट हो, दोनों के लिए वो दोस्ती म्यूचुअल बेनिफिशियल हो, दोनों के लिए वो दोस्ती लाभदायक हो। कैसे, जैसे ये है, मैं ऐसे बना रहा हूं समझना, ये है एलगी, ये क्या भैया, एलगी, ठीक है, ये क्या है, एलगी। एलगी के पेड़, मतलब जो एलगी होती है उसको ऐसे जड़ वगैरह नहीं होती, तो यहां से नीचे के लिए एक जड़ वाली आ गई जिसको जड़ थी, इसको क्या बोल दिया, फंगस। क्या बोल दिया, फंगस। समझ रहे हो, ऊपर क्या है, एलगी, शैवाल, और नीचे क्या है, कवक। कवक को रूट से, कवक के क्या है, जड़, तो जड़ों से क्या क्या ले सकती है कवक, वाटर ले सकती है, जल ले सकती है, और क्या ले सकती है, मिनरल्स ले सकती है, खनिज पदार्थ ले सकती है, ले सकती है, नहीं ले सकती है। अब इसने कहा, फंगस ने कहा कि बहन मैं तुझे वाटर और मिनरल, जल और खनिज पदार्थ ला के दे देती हूं। एलगी ने कहा अच्छा भाई, मेरे तो पेड़, मेरे जड़ नहीं है, मैं वाटर वगैरह नहीं ले सकती, लेकिन मेरे अंदर क्लोरोफिल है, मेरे अंदर क्या है, क्लोरोफिल। अगर तुम मुझे पानी वगैरह सप्लाई कर दोगी तो मैं क्लोरोफिल की मदद से क्या बना दूंगी, खाना, और वो खाना बना के मैं तुम्हें दे दूंगी। तो एलगी ने खाना बनाया, किसको दे दिया, फंगस को। फंगस ने पानी और जल किसको दे दिया, एलगी को। तो एक दूसरे की दोस्ती मदद कर रहे हैं ना, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, दलहनी पौधे होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में गांठ गांठ सी बना के एक बैक्टीरिया होता है, इसका नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है बच्चे बैक्टीरिया का, राइबोजियम। राइबोजियम होता है, राइजोबियम होता है, ठीक है, ठीक है। तो जो राइबोजियम होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में। किस में बदल देता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में, NO2 NO3 में। राइबोजियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है, और जो ऊपर का दलहनी पौधा होता है वो खाना बनाकर इस बैक्टीरिया तक पहुंचाता रहता है। तो इन दोनों में भी कैसी रिलेशनशिप पाई जाती है भाई, इसको नाइट्रोजन की जरूरत होती है, ये बैक्टीरिया दे देता है, बैक्टीरिया को खाने की जरूरत होती है, ये दलहनी पौधे दे देते हैं। तो इस न्यूट्रिशन के गुण को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये जो एल्गी और फंगस वाली रिलेशनशिप है, ये लाइकन नाम के
जीव में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लाइकन नाम के जीव में। तो लाइकन किस किस का रूप है? एल्गी प्लस फंगस का क्या है? शैवाल प्लस कवक का सिम्बायोटिक रूप है। यह सिम्बायोटिक संबंध में पाया जाने वाला जीव है। ठीक है। लाइकन से आप क्या बनाते हो? लिटमस डाई बनाते हो। क्या बनाते हो? लिटमस डाई, जिससे आप एसिड और बेस का पता करते हो। एसिड और बेस पता करते हो ना, नीले से लाल, लाल से नीला, याद है ना? रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड। तो जो लिटमस पेपर होता है वो किसकी मदद से बनाया जाता है? लाइकन की मदद से। और लाइकन किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? एल्गी और फंगस का। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एल्गी और फंगस का। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे। ये तो इसके मूड हो गए। एक बात और, लाइकन एयर पॉल्यूशन वगैरह चेक करने का भी बहुत ही अच्छा एक बायो इंडिकेटर है। क्या इंडिकेटर है? बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमें पॉल्यूशन वगैरह का पता लगाते रहते हैं, या एनवायरमेंट में कौन सी कंडीशन कैसी है उसका अध्ययन करके हमें पता चल जाता है। लाइकन सल्फर डाइऑक्साइड को मतलब एब्जॉर्ब करता है, और कितनी मात्रा एब्जॉर्ब कर रहा है उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है भैया कि जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है, उसमें कितना पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये एक जैविक इंडिकेटर भी है, बायो इंडिकेटर भी है। चलिए अब बात करेंगे, एक होता है इंसेक्टिवोरस, एक और आपने देखा होगा इंसेक्टिवोरस वाला जो तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे पेड़ पौधे कि जहां जो ऐसी जगहों पर होते हैं जहां पर नाइट्रोजन नहीं होती, जहां पर नाइट्रोजन नहीं होती, ठीक है, ऐसी जगह पर कुछ पेड़ पौधे होते हैं तो नाइट्रोजन की तो भी जरूरत होती है। तो ये जो कीटाणु मारक पेड़ पौधे होते हैं ये इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं, और इंसेक्ट्स को पकड़कर और उनको डाइजेस्ट करके उनके अंदर से क्या ले लेते हैं? नाइट्रोजन आदि ले लेते हैं, क्योंकि ग्रोथ की जरूरत तो उनको भी होती है। जैसे कि पिचर प्लांट, जैसे कि पिचर प्लांट। तो इस तरीके के कुछ न्यूट्रिशन, पोषक तत्व कैसे कैसे प्लांट्स लेते हैं या मनुष्य में कैसे कैसे पाई जाती है, वो हमने थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश की। अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस पर। किस पे आ जाते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है भैया। 6 CO2, 12 हाइड्रोजन, सूर्य प्रकाश, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्लोरोफिल दे देते हैं। ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस 6 पानी बनता है प्लस 6 ऑक्सीजन बनते हैं। ठीक है, ये है फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया। अब इसमें से एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यहां का हटा देगा x, यहां का हटा देगा y, यहां का हटा देगा और यहां का, और कहेगा इसमें क्या आएगा? एक्स वाई आएगा। मतलब यहां पर इसे x दे दे और इसको y दे देगा, कहेगा इस एक्स वाई की जगह क्या आएगा? 6 बार है, 12 6 5 4 4 3। ये भी एक नया क्वेश्चन बनाने का तरीका हो सकता है कि जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है, प्रकाश संश्लेषण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से भोजन बनता है, ग्लूकोज, और पानी निकलता है और ऑक्सीजन निकलती है। ये है फोटोसिंथेसिस इक्वेशन सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। और क्वेश्चन इससे कैसे बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके एक एक घटक की बात करेंगे। क्लोरोफिल कहां से आया, क्या होता है, सनलाइट कौन सी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई, ये सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जो लीफ होती है ना, लीफ, प्लांट की जो लीफ होती है, पत्तियां, इनको फूड फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि खाना कहां बनता है? क्लोरोफिल पत्तियों में तो पाया जाता है, तो इन्हें प्लांट की क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है। चलिए एक बात, ये जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी जो होती है, प्रकाश की ऊर्जा, उसे किसमें बदलते हैं? केमिकल की ऊर्जा में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और उसको किसके रूप में जमा कर लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट वगैरह के रूप में उसे जमा करके पेड़ पौधे रख लेते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे उसे शुगर या कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करके रख लेते हैं, क्योंकि शुगर भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ऑक्सीजन एंड वाटर
ऑक्सीजन और जल इस फोटोसिंथेसिस का क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। पेड़ पौधों के लिए क्या होते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट कह लो या बाई प्रोडक्ट कह लो, मतलब उन्हें पेड़ पौधों से निकालना जरूरी होता है। जैसे हमारे डाइजेशन के बाद में बहुत सारे हमारे लिए हार्मफुल चीजें बच जाती हैं या वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं, इसी तरह पेड़ पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पानी और ऑक्सीजन ये क्या होते हैं, एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट की तरह माने जाते हैं। ठीक है, लीफ को फूड फैक्ट्री कहते हैं, और लाइट एनर्जी जो है रासायनिक ऊर्जा, मतलब प्रकाश ऊर्जा, वो किसमें बदल गई, रासायनिक ऊर्जा में बदल गई, और उसे किसमें स्टोर कर लिया, उसे हमने शुगर में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर कर लिया। ऑक्सीजन और पानी क्या होते हैं, बाई प्रोडक्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है भैया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरे रंग का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट तो मतलब ग्रीन जो होता है, जो ग्रीन कलर में होता है प्लांट्स का, वो किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से होता है। हरा रंग सनलाइट को कैच करता है, सनलाइट को कैच करता है, सनलाइट को क्या करता है, कैच, सूर्य प्रकाश को सोखता है, सूर्य प्रकाश देखिए चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, सूर्य प्रकाश को सोखता है, और किसकी मदद से सोखता है, मैग्नीशियम पाया जाता है इसके सेंटर में। क्या पाया जाता है इसके सेंटर में, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल मिलती कहां है, क्लोरोप्लास्ट, किसमें मिलती है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नाम की अलग से सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं प्लांट्स में, कोशिका के अंग होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसी में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। पेड़ों को हरा रंग, सनलाइट कैच करती है और सूर्य प्रकाश को सोखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है रॉ मटेरियल क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, तो एक तो क्लोरोफिल हो गया, सेकंड आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो भी लिविंग रेस्पिरेशन करते हैं, जो भी जीवित चीजें या जो जीव श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, क्या करते हैं, श्वसन करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और अगर जमीन पे पौधा है कोई, अगर कोई पौधा कहां है, जमीन पे, तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले लेगा। कहां से ले लेगा, एटमॉस्फेयर से ले लेगा। और अगर कोई पानी में है, अगर कोई पौधा एक्वेटिक है, पानी में है, तो वो क्या करेगा, जो घुली हुई डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है, घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है पानी में, उसे वहां से ले लेगा, घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को। क्योंकि पेड़ पौधे मतलब जो जीव जंतु पानी में रहते हैं वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से छोड़ते हैं, तो वो कहां जाके घुल जाती है, पानी में जाकर ही घुल जाती है। एक चीज, एक पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। तो जितनी भी पेड़ पौधों ने, पेड़ पौधे भी निकालते हैं श्वसन करके CO2 निकाली, जितनी पेड़ पौधों ने रेस्पिरेशन में CO2 निकाली, वो उनके यूज वाली CO2 के बराबर होगी, जितनी उन्हें फोटोसिंथेसिस में यूज करनी है। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, कि जितनी श्वसन से उन्होंने निकाली और जितनी उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड यूज करनी है, जब वो मात्रा इक्वल हो जाती है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे, कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, कंपनसेशन पॉइंट एक कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, जब रेस्पिरेशन वाली और जो इस्तेमाल होगी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में, उन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, क्वांटिटी इक्वल हो जाए, हम उसे क्या कहेंगे, कंपनसेशन पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है पानी, ये भी एक रॉ मटेरियल होता है। पानी भी क्या होता है, कच्चा माल होता है, खाना बनाने के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जैसे मान लीजिए सब्जी कच्ची होती है, उसे काट के बनाते हैं। इसी के डिसएसोसिएट होकर या टूटकर क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। पानी के डिसएसोसिएशन से क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। और पानी किसके थ्रू पहुंचता है, जाइलम, जाइलम नाम के जो टिश्यू होते हैं, जाइलम नाम के कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, वो जड़ों से पेड़ पौधों में पानी को कहां पहुंचा देते हैं, पेड़ पौधों में लीफ, पत्ती होता है। ठीक है, और याद रखना जो पानी होता है, इसी के टूटने से क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। और सनलाइट का काम ही ये होता है कि जो ये पानी है इसको ऑक्सीजन और NADP वगैरह में तोड़ दे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सनलाइट। सनलाइट
तो ज्यादातर जो सनलाइट काम करती है, जो प्रकाश, तो सनलाइट का बहुत रोल होता है सुबह के समय और शाम के समय। जब इंटेंसिटी लो होती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, स्लो। रेड और ब्लू लाइट में सबसे तेज होती है। लाल चाहिए कार्बोहाइड्रेट बनाने हैं। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट बनाने हैं तो आपको रेड लाइट में अच्छा हो सकता है। और अगर आपको न्यूट्रिएंट मतलब प्रोटीन बनानी है, क्या बनानी है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, पेड़ पौधों को प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, तो कौन सी लाइट सही रहेगी, ब्लू लाइट सही रहेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। हालांकि रेड और ब्लू, लेकिन अभी जो पेड़ पौधे पकड़ते हैं लाइट को, वो कौन से उसमें पकड़ते हैं, ब्लू स्पेक्ट्रम में पकड़ते हैं। कौन से स्पेक्ट्रम में पकड़ते हैं, ब्लू। ठीक है, विजिबल लाइट, और उससे नीचे भी ले सकते हैं ब्लू। ठीक है, अभी जो पकड़ते हैं वो नीली वाली रोशनी में कैच करते हैं। रेड भी कैच कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट वाली, और ब्लू प्रोटीन के लिए। सनलाइट नेक्स्ट आ जाता है भाई, सनलाइट की कौन मेन, भाई सनलाइट में एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी को बाद में एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट ट्रांसफर नॉट डिस्ट्रॉय वाला जो सीन होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ऊर्जा का संरक्षण, तो वही जो लाइट एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं से एनर्जी की तो जरूरत थी ही। हम जो खाना खाते हैं वो केमिकल एनर्जी होती है, और जब हम उसे काम करते हैं तो कुछ हीट एनर्जी में निकल जाती है, कुछ साउंड एनर्जी में निकल जाती है, कुछ मैकेनिकल एनर्जी में निकलती है, कि मैं हाथ वगैरह जो हिलाता हूँ ये मैकेनिकल एनर्जी तो होती है। ठीक है, अब जो आपकी फोटोसिंथेसिस है वो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, रिडॉक्स। रिडॉक्स अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीकार मतलब ऑक्सीकरण भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण भी होता है और रिडक्शन भी होता है। और ये जो आपकी फोटोसिंथेसिस है ये 2 स्टेप्स में पूरी होती है। कितने स्टेप्स में पूरी होती है, 2 स्टेप्स में। एक बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट मतलब जिसके लिए सूर्य की रोशनी जरूरी है, सूर्य की रोशनी जरूरी है, लाइट डिपेंडेंट। दूसरी होती है लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। और इसको क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसका दूसरा नाम हिल रिएक्शन भी कहते हैं इसको। मेरी बात समझिएगा, देखो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, डबल लेयर्ड एक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, प्लेट, ये जो सिंगल प्लेट है इसको बोलते हैं ग्रेना। इस सिंगल प्लेट को क्या बोलते हैं, ग्रेना। और ये जो पूरी का पूरा है इसको मिला के क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा। इसको मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा। तो जो लाइट रिएक्शन है ये कहां होती है, ग्रेना में होती है। लाइट रिएक्शन कहां पे होती है, ग्रेना में। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहां होती है, ग्रेना में। इसका समझ लेना, मान लो 4 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये टूट के हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन बनाएंगे। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया। अब ये जो आपका हाइड्रोजन आयन है ये 2NADP से मिलके बना देगा 2NADPH। NADPH2 कहने का मतलब है कि पानी टूटा किसमें, हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में। समझिएगा चीजों को, कहां होती है, ग्रेना में। हाइड्रोजन आयन का अपना काम हो गया एनर्जी के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन आयन किसमें काम आ गया, एनर्जी में। और ये जो आपका 4OH नेगेटिव था ये किसमें काम आ गया, ये डिसएसोसिएट हुआ, कुछ पानी बन गया, कुछ वाटर बन गया और कुछ इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, ये क्या बन गया, आपकी ऑक्सीजन बाहर निकल गई। तो हाइड्रोक्साइड से क्या बन गया, आपका पानी बन गया और कुछ ऑक्सीजन बाहर निकल गई। ठीक है, कुछ ऑक्सीजन भी बाहर निकल गई। ये मतलब वो नहीं है, क्या नाम है, बैलेंस नहीं है, इसको एक बार देख लेना। तो कहने का मतलब कि जो लाइट रिएक्शन होती है इसमें पानी मोटे मोटे तौर पे टूट जाता है, और पानी टूट के क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। पानी टूट के क्या देता है, ऑक्सीजन। इतना याद रखो, लाइट में वाटर डिसोसिएट होके ऑक्सीजन देता है, इस रिएक्शन को हिल रिएक्शन कहते हैं। और कहां संपन्न होती है, कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना नाम के हिस्से में। अब यहाँ पे आपको NADPH बन गया, मतलब यहाँ पे आपको एनर्जी कुछ सेव हो गई। जो सनलाइट की एनर्जी थी वो आगे काम के लिए सेव हो गई। अब सनलाइट हो ना हो
इसलिए लाइट इंडिपेंडेंट, जरूरी नहीं है डार्क में हो, अंधेरे में हो। डार्क का मतलब है कि वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो लाइट इंडिपेंडेंट है। ये बहुत मुश्किल से क्वेश्चन समझ में आता है, समझ लेना। स्वतंत्र है वो, प्रकाश स्वतंत्र, उसको प्रकाश की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है जो अपनी फोटोसिंथेसिस होती है, और एक लाइट डिपेंडेंट, दूसरी लाइट इंडिपेंडेंट। जो लाइट डिपेंडेंट थी उससे हमें ऑक्सीजन मिल गई, और लाइट इंडिपेंडेंट जो है इससे हमें मिलेगी क्या, ग्लूकोज। जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है इससे हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, फूड और खाना, फूड। और ये होती कहां है लाइट इंडिपेंडेंट, स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से में होती है, स्ट्रोमा में। वो कहां होती थी, ग्रेना में, और ये कहां होती है, स्ट्रोमा में। ठीक है, ये कहां पे होती है, स्ट्रोमा में। और इसको मेल्विन केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, एमसीबी साइकिल, मतलब मेल्विन केल्विन एंड बेंसन, इन्होंने इसको खोजा था। होती कहां पे, स्ट्रोमा में होती है। और ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला प्रोसेस। और लास्ट इसमें रह जाता है आपका प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, मतलब प्लांट्स जो ग्लूकोज बनाते हैं उस ग्लूकोज का इस्तेमाल भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं। और जो ये श्वसन रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स में, श्वसन जो होता है उसमें वही C6H12O6, 6 ऑक्सीजन मिलके 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 पानी प्लस एनर्जी, ऊर्जा देते हैं। तो ठीक है, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, सर ये बताइए कि प्लांट्स में जो पानी, वाटर, जल, ये है जड़, ये क्या है, पेड़ पौधों की जड़ें हैं। जड़ों से पानी ऊपर पहुंचता है। तो सर जैसे समरसीबल होता है हमारे घर में, वो कुछ पंप करता है तभी तो पानी ऊपर आ जाता है। तो प्लांट्स के पास ऐसी क्या चीज होती है, तो प्लांट्स का जब स्टोमेटा होता है, क्योंकि प्लांट्स की जो पत्तियां होती है ना, इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है स्टोमेटा। इसका नाम क्या होता है, स्टोमेटा। इस तरह से समझ लेना। ठीक है, ये स्टोमेटा नाम की एक चीज है, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं कि जब इनके अंदर पानी भर जाता है, जब इनके अंदर ज्यादा जल भर जाता है, पानी भर जाता है, तो ये टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। फूलने से इनको ओपन, इनको खोलने का और इनको बंद करने का जो काम होता है, मतलब जब इसमें पानी भर गया तो ये ओपन हो गए, खुल गए, और जब पानी नहीं है तो सिकुड़ गए, बंद हो गए। खोलने बंद करने का जो काम करता है वो करते हैं गार्ड सेल्स। स्टोमेटा के जो खोलने, ओपन और क्लोजिंग का काम करते हैं वो कौन से करते हैं, गार्ड सेल्स। तो जब इसमें जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये ओपन हो जाते हैं, फूल जाता है, और फूल के ओपन हो जाता है। फूल के ओपन जल एवेपोरेट हो जाता है, बाहर चला जाता है। और जल के इस एवेपोरेशन को पेड़ पौधों के लिए किस नाम से जाना जाता है, ट्रांसपीरेशन। वायुमंडल में जितना पानी होता है उसका 10% इसी प्रक्रिया से होता है, ट्रांसपीरेशन प्रक्रिया। जब आप शक किया आपने कोई चीज, ऊपर लो प्रेशर हो गया, भाई यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, और यहां से खिंचाव बनता है, एक पुल बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, खिंचाव। जैसे ही पानी बाहर निकला स्टोमेटा से, यहां से खिंचाव बनता है, जो जड़ों से हाई प्रेशर से पानी को कहां ले आ जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि यहां से तो पानी चला गया था। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस खिंचाव को बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपीरेशनल पुल। ट्रांसपीरेशन का खिंचाव। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वो प्रक्रिया जिससे पेड़ पौधे अपने ज्यादा जो उनके अंदर एक्सेस पानी होता है, अधिक पानी को वायुमंडल में छोड़ते हैं। अधिक पानी को कहां छोड़ते हैं, वायुमंडल में। कौन, पेड़ पौधे। और वो एक खिंचाव बनाता है जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशनल पुल। ठीक है, और यही जो स्ट्रोमेटा मैंने बताया, इसी स्ट्रोमेटा की मदद से, इसी स्ट्रोमेटा की मदद से गैसियस एक्सचेंज भी होता है, कि ऑक्सीजन बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। ट्रांसपीरेशनल पुल होता है जो पानी को ऊपर लेके जाता है।
तो इसमें आपको याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप एक बार याद कर लीजिएगा। बस जो हिस्ट्री वाला कल लेक्चर कराया था उसके और इसके क्वेश्चंस एक साथ आपको करा दूंगा, जिससे कि आपको जितनी भी ये चीजें आती होंगी, या मैं देखता हूँ अगर बुक में हुए, एक सेकंड रुक जाइए मैं देख ही लूं। ये बताइए यहां तक समझ में आया आपको? एक सेकंड, देख लो, क्या पता बुक में हुए तो मैं आपको दो चार अभी करा दूंगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स, क्वेश्चन है ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स, पौधों में जो ट्रांसपीरेशन होता है वो क्या है, किस चीज का प्रोसेस है? तो ए है फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन मतलब प्रकाश श्वेसन, प्रकाशीय श्वेसन। दूसरा है वाटर लॉस, वाटर लॉस। तीसरा है जल की हानि, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस बताना आपको क्या है, जल हानि। और सी ऑप्शन है इसमें फूड प्रोडक्शन, खाना बनाना। और डी है इसमें रेस्पिरेशन, श्वसन। तो पूछा है आपसे ट्रांसपीरेशन इनमें से क्या है, ट्रांसपीरेशन इनमें से क्या है, बताइए। बिल्कुल सही, कितना अच्छा है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाटर लॉस। पौधे जो अपने शरीर से पानी का लॉस करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, मतलब इसके द्वारा करते हैं, इस प्रक्रिया के तहत, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा है ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। एक सेकंड में मार्कर बदल लूं। क्वेश्चन नंबर देख लो नेक्स्ट, कि जो पायरुविक एसिड होता है, जो पायरुविक एसिड होता है, ठीक है, वो किसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी में टूट जाता है ना, ऊर्जा में। ये कहां होता है पायरुविक एसिड टूट जाना, प्लांट्स में भी सेम होता है जैसे इंसानों में, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। पायरुविक एसिड कहां टूटता है, जल्दी बताइए। हाँ डाल दूंगा बच्चे, डाल दूंगा, जल्दी बताइए कहां होता है पायरुविक एसिड। बेटा पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में कहां टूटता है, साइटोप्लाज्म में। बच्चे मैंने सारा हिंदी में पढ़ाया, हिंदी इंग्लिश लिख के, एक एक वर्ड को हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। न्यूक्लियस, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, कहां टूटता है जरा बताना, मैं भी देखूं। पायरुविक एसिड क्या मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें समझ में आया है? गलत कर रहे हो, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया, तुम्हारे सर में दर्द हो गया है। तुम्हें 100 बार बताइए कि साइटोप्लाज्म में तो जो ये अपना ये होता है C6H12 उसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, ये 6 होते हैं और इसमें 2 कार्बन मतलब 3-3 कार्बन वाले 2 बनते हैं। भैया साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बनता है ग्लूकोज से, और पायरुविक एसिड फाइनली कहां टूटता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में। तुम भूल कैसे गए? अरे क्लोरोप्लास्ट में तो खाना बनता है, और ये तो खाने को रेस्पिरेशन मतलब ये तो खाने को इस्तेमाल करने की बात है, इससे तो ऊर्जा बन रही है। तुम सो कैसे रहे हो, क्लोरोप्लास्ट कैसे आंसर दे रहे हो हैं? अच्छा है तुमने जो मेहनत की, सारे के सारे रेड मार दी, कुछ समझ ही नहीं रहे हो थोड़ा सा भी कि भाई सर पूछना क्या चाह रहे हैं, पायरुविक एसिड बनता कहां पे है।
हम बात कर रहे हैं खाने का इस्तेमाल की, आप खाना बना रहे हो क्लोरोप्लास्ट में। गलत बात है यार, ऐसा मत किया करो आप लोग, पढ़ा करो, गुस्सा दिला देते हो। पूजा और देख रहा हूं, बताओ लाइकन कौन बनाता है? लाइकन में क्या क्या पाया जाता है? लाइकन किस किस की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? आंसर दो फटाफट इसका। ट्रांसपीरेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपीरेशन किस पार्ट द्वारा होता है? किस पार्ट द्वारा होता है? प्लांट के किस पार्ट द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है? ग्रीन लीफ, ग्रीन पिगमेंट, जो हरा पिगमेंट होता है, हरित वर्णक होता है, हरित वर्णक में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में किससे मिलती है? ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल सही। लाइकन फंगस प्लस एल्गी, शैवाल व कवक, शैवाल व कवक। ट्रांसपीरेशन किस पार्ट से होता है? स्टोमेटा। ग्रीन पिगमेंट में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में किससे प्राप्त होती है? पानी से, वाटर से, जल से। ठीक है भैया, आप एक काम कीजिएगा, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा एक दो बार, ठीक है? कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हो, और अगर सही लगी हो तो शेयर भी जरूर कर दिया कीजिए। अभी जो लोग नए आए हैं, अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर दिया कीजिए, और आप लोग लाइक में बहुत कम आते हैं, फिर यार मैं क्लास क्या बोलूं, ठीक है? शेयर कर दिया कीजिए, अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना ये एक दो, कम से कम इसको एक से दो बार पढ़ना, ठीक है? तब जाके चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नोट्स बनाना बेटा, एक बार इन सारे सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, इनके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लो, आपको जीवन भर काम आएंगे। दो दो तीन तीन चार चार किताब से, नेट से करके आपको एक साथ सारी चीजें दे देता हूं, क्योंकि एक किताब में कभी कहीं नहीं मिल रहा है। ओके, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप इसको एक साथ कर लोगे। तो आप लोगों ने इतनी देर तक वेट किया, इसको समझा कुछ अच्छे से, आप लोगों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं फिर शाम वाली क्लासेस में हिस्ट्री की, और आज सोच रहे हैं इकोनॉमिक्स की क्लास भी स्टार्ट करें, अगर वो बुक्स आज डिलीवर हो जाती है, मेरे पास आ जाती है। और
10 बजे वाली एक्सपेक्टेड भी रखने की कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है उतना कोशिश करते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, और कुछ बात हो तो कमेंट में करके बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।